हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के आप सभी बच्चों को मॉडल सेट पेपर टाइप 1 के क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू पधारे हैं तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलते रहे। देखिए, पहला सवाल अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत की जो संवैधानिक हमारे यहाँ संविधान सभा है उसका सबसे प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन मतलब आप कह सकते हैं सेशन या फिर जिसे मीटिंग कहा जाता है, उसका अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1946, 19 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1949। तो हमारी संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? याद रख लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 था। अगला पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो क्या मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या फिर संसद द्वारा वर्ष 1952 जोड़ा गया था, या फिर 42 जो हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था यानी 42वां संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, भारत में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो एक मूल संविधान का हिस्सा है। और अगर कोई बोलेगा कि भाई क्या आपके मूल अधिकार हटा सकते हैं, तो कोई आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है जब तक देश में आपातकालीन स्थिति घोषित नहीं है, तभी आपका जो कह सकते हैं मौलिक अधिकार वो आपसे छीन जाता है। अदरवाइज आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। ये बात आप लोग देखिए समझते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो हमारे पास टोटल कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है बच्चों? तो वह 6 मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल हमारे राइट्स मिले हुए। कमेंट बॉक्स में चलिए आप लोग बताइएगा 6 के 6 मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों को बताना है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था? GDH कोल ने, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने, EB डाइसी ने, या फिर थॉमस हेयर ने? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने प्रस्तुत किया था बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी, थॉमस हेयर। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सा प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयोग होती है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली? तो छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयोग होती है बच्चों? तो याद रख लीजिएगा ये होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्यु दंड पर पाए जाने पर क्षमादान करने की शक्ति है? तो देखिए, एक ही आदमी है जो क्षमादान की शक्ति उनको मिला हुआ है, वो हमारे पास है भारत के हमारे राष्ट्रपति। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वर्तमान हमारे भारत के राष्ट्रपति जी का क्या नाम है। फिर बोला हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 साल में, या फिर 3 साल में? क्या होगा सही जवाब बच्चों? तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हो या प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो, ये होता है हर साल 5 साल के बाद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि राज्यपाल जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसको जवाब देगा? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है मुख्यमंत्री? तो देखिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो आपकी जो उम्र सीमा है वो लगभग कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो आपकी उम्र सीमा याद रखिएगा, अगर आपको भारत का कह सकते हैं युवा प्रधानमंत्री बनना है तो मिनिमम आपका उम्र होना चाहिए 25 साल। 25 साल अगर आपका एज है तो आप भारत के हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और उम्मीद है कि हम लोग देखिए हमारे भविष्य में एक युवा नेता भी जरूर बनेगा जिसका उम्र 25 साल होगा और ये देश में सबसे बड़ा गौरवान्वित करने का पल होगा। ठीक है, भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित होता है, या फिर नियुक्त किया जाता है? तो आप खुद बताइए, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका जो अध्यक्ष मतलब बेसिकली उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या उनको चयनित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? बोल देते भाई चयन होता है उनका कि ये आदमी क्या बनेगा? लोकसभा का स्पीकर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कोरंडम या फिर जिसे कोरम कहा जाता है। विधानसभा की जो गणपूर्ति यानी कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? 1/4, 1/5, 1/8, या फिर 1/10? तो विधानसभा की जो गणपूर्ति मतलब कुल संख्या का टोटल कितना भाग चाहिए? तो आपको 1/10 भाग चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1/10, 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है? 30 है, 60 है, 40 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 75 है। तो कितना मिनिमम देखिए राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 60 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 60 वर्ष बोल रहा हूं, 60 सदस्य होने चाहिए। फिर अगला सवाल आप बच्चों पूछा हो यहाँ पर कि राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो है महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा हुआ है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो प्रयोग है वो कौन कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, या फिर भारत के हमारे क्षेत्र के सभी न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है, या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही कर सकता है, या फिर भारत के हमारे राष्ट्रपति? तो भारत के देखिए जो हमारे न्यायिक पुनरीक्षण का जो शक्ति का आदेश है वो सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और हमारे उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है, किसने कहा कि भारतीय संविधान है जो अर्ध संघात्मक है? ठीक है, यहां पर डी सी वसु ने, एमपी पायली ने, आइवर जोन्स ने, या फिर के सी वियर ने। तो ये कथन किनके द्वारा दिया गया था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के सी वियर। ऑप्शन नंबर डी टिक का लिए सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ यहाँ पर कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय यहाँ रखे गए हैं? 97 है, 47 है, 66 है, 100। देखिए करंट में क्या होता है, बहुत सारा जो अभी डाटा के साथ चलेंगे तो चेंजेस हो सकता है, नोट आउट नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम एनसीईआरटी के साथ चलेंगे तो यहाँ पर 47 विषय दिए गए, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास है स्थानीय स्वशासन जो कि सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह उदाहरण है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रयोजन का, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो जो स्थानीय स्वशासन के लिए सर्वोत्तम व्याख्या ये कब किया जा सकता है? लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण की। अगला हमारे पास भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है एक अर्ध संघ, एक संघ, एक सहकारी संघ, या फिर राज्यों का संघ। तो देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए तो लिखा हुआ है भारत के बने हम भारत के लोग, और ये क्या है हमारे पास पार्ट ए में पढ़ते हैं राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों का संघ सही जवाब। अगला सवाल है भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, आपको बताना है। ये सरल है, कठिन है, या फिर बहुत कठोर, या सरल और कठोर दोनों ही है। देखिए जो संशोधन होता है यानी अमेंडमेंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, ये दोनों ही हो सकता है, सरल और कठोर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है किनका कथन था यदि संविधान में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो तो क्रांति हो जाएगी? ये कथन किनके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। ए वी डाइसी, लॉर्ड टीवी मैकाले, डब्ल्यू वी मेनरो, या एन पार्टिकुलर। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? मैकाले के द्वारा। और हम लोग जो जानते हैं कि हम लोग जो अफसर बनने की प्रक्रिया में पूरा देश आज चल रहा है, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम को खराब बिगाड़ा गया था वो मैकाले के द्वारा ही बिगाड़ा गया था। आज भारत का बच्चा जो एजुकेशन पढ़ रहा है, जो हमारे अगर हम लोग अपने हिसाब से इतिहास से चलेंगे तो हम लोग उनसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन मैकाले ने इस प्रकार अगर भारत को पीछे करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कह सकते अफसर बनाने का जो कॉम्पिटिशन का भाव जगह है वो मैकाले का सिस्टम ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। फिर हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनेता, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ या खिलाड़ी? तो हॉब्स जो है उनको किससे जाना जाता है बेसिकली आपको ये बताना है। तो इनका जाना जाता है बेसिकली राजनीतिक दार्शनिक के नाम से, यानी मतलब इस पोस्ट जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सा राजनेता नहीं है बताना है, बताइए क्या होगा? जे.एस. रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, या फिर ये चारों के चारों कथन सही है? आप खुद बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। भाई चारों के चारों तो राजनेता है, पॉलिटिशियन थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारे पास है स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? सकारात्मक बोला है टी एच ग्रीन, जॉन लॉक, एच जे लॉस्की, या फिर ऑप्शन नंबर डी एफ ए हेयर। तो इनमें से कौन बच्चों नहीं है वो आपको बताना है। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण से पक्षधर कौन नहीं है, तो वो कौन नहीं है बच्चों, वो है एफ ए हेयर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से किसका कथन था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में क्या जकड़ा हुआ है? जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एच जे लॉस्की, या जे रूसो? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता कारक है। मातृसत्ता समाज, पितृसत्ता। देखिए हमारे जो समाज है बेसिकली भारत का हमारा वो है पितृसत्तात्मक है, यानी यहाँ पर जो पुरुषों का डोमिनेंस ज्यादा दिखा जाता है और ये असमानता का सबसे बड़ा प्रमुख है। लेकिन हमारा भारत विश्व में एक प्रकार ऐसी स्थिति आएगी जब भारत में कह सकते हैं स्त्री पुरुष असमानता खत्म हो जाएगी और हमारा भारत एक कह सकते हैं समृद्ध या संपूर्ण हमारा राष्ट्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सभी के समान राजनीतिक अधिकार, सभी के समान आर्थिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, या फिर सभी प्रकार के भेदभाव आदि धर्म लिंग आधार पे आपको मिलना चाहिए। तो ये जो हमारे पास अधिकार है बच्चों, यानी जो सवाल पूछा गया है सामाजिक न्याय क्या तात्पर्य, तो हमें इसमें देखिए पहले छूटा हुआ है या मतलब स्टेटमेंट यहाँ छूटा हुआ है कि यहाँ सभी प्रकार के भेदभाव हो गए, चाहे हमारे पास जाति रंग धर्म लिंग आदि सभी का विशेष अधिकार का ये जो अधिकार है वो समाप्त होना चाहिए। यहाँ अधिकार की समाप्ति होना चाहिए, कुछ कथन यहाँ छूटे हुए हैं। फिर अगला हमारे पास अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो नामक पुस्तक है किसने लिखी है, तो जॉन रोल्स दिया हुआ ऑप्शन, R.S. टोनी ने, J.H. मिल ने, या फिर L.T. हाउस ने। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो जॉन रोल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है जस्टिस शब्द लैटिन भाषा में जस्ट शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, इसका अर्थ होता है बांधन या बांधना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, मालिक जैसी, गुलाम, मनचला, आप खुद बताइए किस प्रकार होगा, उसकी जो अधिकार नीचे जाता है तो गुलाम की तरह महसूस करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्रता एवं समान बनाया, यह कथन अधिकारी के किस सिद्धांत पर लागू होता है, कानूनी सिद्धांत, मार्क्सवादी, आदर्शवादी, या फिर प्राकृतिक, तो ये हमें प्राकृतिक सिद्धांत है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि किनका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, ई बाकर, या जॉन ऑस्टिन, तो किसका कथन था कि संपत्ति का जो प्राकृतिक अधिकार है बेसिकली हमारे पास, तो ये कथन है थॉमस हॉब्स का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फिर पूछा हुआ भारत में कौन सी नागरिकता है, तो आपको मालूम होगा हमारे भारत में एकांकी या फिर कह सकते हैं एकल नागरिकता दी जाती है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो एक हरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देशद्रोही को वंचित किया जाता है किस चीज से, आप बताइए, पढ़ने से, धर्म मनाने से, खाना पकाने से, या नागरिक नहीं, जो भी हमारे भारत का कह सकते हैं जो देशद्रोही का काम करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे समाज से नागरिकता छीन लेंगे, उसे रहने का अधिकार ही नहीं दिया, तो नागरिकता से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है, यह बताना है हमें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा राममोहन राय ने, महर्षि दयानंद सरस्वती, या डॉक्टर राधाकृष्णन ने, तो किस भारतीय ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व का शत्रु माना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है किस वर्ष सोवियत संघ का यानी जो रूस मतलब कह सकते हैं जो वर्तमान का हमारा रूस बना है, बेलारूस बना है, यूक्रेन है, ये सब के सब सोवियत संघ के पार्ट थे, सोवियत यूनियन के, और टूटा कब था, तो वर्ष 1991 में टूटा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है, राज्य चर्च के अधीन होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, ये धर्मनिरपेक्षवाद में सही होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित होता है, आतंकवाद से। देखिए धर्मनिरपेक्षवाद हमारा किसी आतंकवाद से, विज्ञानवाद से, मानववाद से, या फिर डी एयर से। तो चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग बताइए, आपको कुछ काम करना चाहिए तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। फिर शांति को बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति उचित नहीं है, सत्ता का संतुलन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सामूहिक युद्ध, त्याग की संधि करना। आप बताइए शांति को बनाए रखने कौन उचित नहीं बोला गया आपको रखना है, आप क्या टिक करिए उस टाइम। देखिए अगर शांति को हमारे बनाए रखना है तो सही नहीं है क्या, सामूहिक सुरक्षा मतलब खुद की सुरक्षा, सत्ता का संतुलन होना चाहिए। तो हमारे पास जब भी देखिए देश में शांति बनाए रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रवाद को उस टाइम या नेशनलिज्म को उतना बढ़ावा तो नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये शायद ये सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है, हमारे पास शासन का प्रयोग नहीं करना, आवश्यक सीमा तक शस्त्र कटौती, या फिर शस्त्र का अभाव, या फिर शस्त्र बेचने पर प्रतिबंध। यानी निशस्त्री मतलब ही होता है बेसिकली हमारे पास क्या, जब हम लोग आवश्यक सीमा तक क्या करेंगे, शस्त्रों की कटौती कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है, विकसित नहीं, हमारा भारत देखिए क्या है, विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। और ये थे हमारे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस टाइप 1 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।